बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी. This is our session 11 in school management जी. Previously we were talking about planning जी. After planning we talked about what जी roles of teacher, roles of subject teacher. उसमें आगे JDs में वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में सारी मिल जाएंगी, जिसमें अलग हम कंप्लीट सेशन करेंगे कि रोल्स ऑफ हेड्स, यानी हेड्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अलग उस पर कंप्लीट एक सेशन होगा. चूँकि ये चीज़ यहाँ टीचर से रिलेटेड थी या सब्जेक्ट टीचर से रिलेटेड थी, या चाहे इवन आप HOD कह लें, ठीक है, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर कह लें, यानी वो सारे रोल्स इसमें रख सकते हैं. उन पे अलग कंप्लीट सेशन होंगे कि सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर के क्या रोल्स होते हैं, प्रिंसिपल के क्या रोल्स होते हैं, ठीक है, एडमिन के क्या रोल्स होते हैं, कंट्रोलर एग्ज़ाम के क्या रोल्स हैं, वो सारे हम अलग सेशन करेंगे. लेकिन उनको फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसलिए रोक रहा हूँ कि ये जो चीज़ थी ये लिंक्ड थी हमारी टीचर के साथ, तो इसको यहीं पे सेशन हम एडजस्ट कर देते हैं. व्हाट इज़ दैट जी, कि दैट हाउ टू मेक एन इफेक्टिव DLP, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव DLP जी, इफ़ेक्टिव डेली लेसन प्लान, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर मैं कागज़ के टुकड़ों पे ना जाऊँ, मैं डेली का, ठीक है, रोज़ाना का लेसन प्लान रोज़ बैठ के ना भी करना चाहूँ, तो मैं अगर उसको वीकली में भी एडजस्ट कर लूँ तो वहाँ भी हो सकता है. जो आपका वीकली लेसन प्लान है वो उसके अंदर भी हम डेली लेसन प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं. अगर मैं अपना वर्कलोड कम करना चाह रहा हूँ, बर्डन कम करना चाह रहा हूँ, ये कोई कुरान के हर्फ नहीं है कि मैं कागज़ों से सिर्फ चिपका रहा हूँ. मैं कहूँ जी कि रोज़ाना की प्लानिंग जो है वो मैं रोज़ बैठ के करूँ, हर एक अलग कागज़ पे बैठ के करूँ. अगर वो मेरी डबल स्लॉट है या अगर वो 3 पीरियड लेसन है तो वो 120 मिनट्स का प्लानर भी बन सकता है. अगर मैं पूरे वीक के करना चाहूँ तो पूरे वीक में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 डेज़ वो क्लास है, 40 मिनट्स की क्लास है, तो वो कितनी हो जाएगी, 200 मिनट्स का भी प्लानर बन सकता है एक ही उस कागज़ पे. तो मैं उन झगड़ों में नहीं पढ़ूंगा कि सिंपल प्लानिंग क्या है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी जी, कि वो प्लानिंग अबव ऑल वो प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए. उसका मोड क्या है, उसका मैकेनिज़्म क्या है. मैं उस प्लानर में डिडक्टिव टीचिंग रख रहा हूँ, इंडक्टिव रख रहा हूँ, ठीक है, मैक्रो टीचिंग रख रहा हूँ, माइक्रो रख रहा हूँ, ठीक है, मैं उसमें नील फ्लेमिंग का वार्क मॉडल अडॉप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर सम ही बसरी वो एलिमेंट रख रहा हूँ, जो भी मॉडल मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ. दैट हाउ शुड आई गो फॉर इट जी. अब सबसे पहले कि जी DLP होता क्या है, इट्स बेसिकली अ माइंड मैप जी. इट्स अ माइंड मैप और इट्स अ स्केच, इट्स अ ड्राफ्ट, या इसको इजमाली खाका एक कह लें आप. मैं इजमाली खाका इसलिए कह रहा हूँ कि वी कैन नेवर बी श्योर अबाउट दैट, कि बाज़ का तो हो सकता है मैं 40 मिनट की प्लानिंग करके जाऊँ, वो वाली प्लानिंग मेरी 20 मिनट्स में पूरी हो जाए. और सम टाइम ऐसा हो सकता है कि मैंने प्लानिंग 40 मिनट की उसके लिए मुझे 80 मिनट्स चाहिए हों. या सम टाइम कोई चीज़ एक प्लान करके जाता है लेकिन वो इतना इफेक्टिवली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही होती. मैं इसलिए इसको इजमाली खाका कह रहा हूँ, यानी डिटो एग्जैक्टनेस आप कह लें, ठीक है, कि एग्जैक्टली मूविंग ऑन अ लाइन ये पॉसिबल नहीं होता जी. और ये माइंड मैप होता किसके लिए है, बेसिकली टू ऑर्गेनाइज टीचिंग जी. अब टीचर के जितने रोल हमने डिस्कस किए वो सारे अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा रोल जो सेशन में साथ उसके लिंक किया है, इसको आप उसी में रोल ऑफ अ टीचर या रोल ऑफ अ सब्जेक्ट टीचर या रोल ऑफ अ क्लास टीचर के अंदर ही आप एडजस्ट कर सकते हैं. ये भी एक टीचर का रोल होता है टू गो फॉर प्लानिंग जी. और वो प्लानिंग जो है वो क्या है, बेसिकली क्या है, माइंड मैप है. और वो माइंड मैप किस लिए है, कि टीचिंग ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, प्लान्ड हो जाए, टारगेटेड हो जाए, SLO बेस्ड हो जाए. आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है जी SLO बेस्ड टीचिंग की जी, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जी. यानी एक तो क्या है कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवा रहा हूँ जी, मैं एक टॉपिक है उसको क्लियर करवा के क्लास में आ गया, ये क्या है, जनरल जेनेरिक टीचिंग है जी. और अगर मैं SLO बेस्ड टीचिंग कहूँ जी, तो पहले मैं डिफ़ाइन करूँ या मुझे डिफ़ाइंड मिल गए हैं SLOs, कौन कौन से SLO हैं, मैंने अचीव क्या करना है उस लेसन से, मेरी मेथडोलॉजी में टारगेट में उनको करूँ, फोकस में उनको करूँ, यानी उन पे ज़्यादा मैं स्ट्रेस दूँ. बाकी चीज़ें भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, बाकी जो करिकुलम है, बाकी जो स्कूल पॉलिसी है वो एग्जिस्ट कर सकती है. अगर फॉर एग्जांपल जी SLO में अगर वहाँ मेंशन नहीं है पेक्यूलियर, और SLO की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जी जो क्लियरली उसको डिस्कस कर लूँ कि SLOs तो मेंशन कर दिए गए, लेकिन वो SLOs अचीव कैसे होंगे ये उस साथ करिकुलम में, सिंगल नेशनल करिकुलम में कहीं मेंशन नहीं है.
क्लियर, उसको हमने अपने तई अपने तौर पे अपनी मेथडोलॉजी में फिक्स करना होता है, एडजस्ट करना होता है अपने करिकुलम। यानी हर स्कूल का एक अपना करिकुलम भी होता है, हर स्कूल का अपना एक प्लान। मिसाल में दूँ, मदरसा वो भी एक स्कूल सिस्टम है, उनका एक अपना करिकुलम होता है, टू गो फॉर व्हाट जी, रिलीजियस टीचिंग्स। अब मैं एक और कहूँ जी, एक स्कूल ऐसा है जहाँ पे सिर्फ रोबोटिक्स पढ़ाए जाते हैं। अब उनका करिकुलम क्या है, उनके करिकुलम में बेसिक चीज़ क्या है, टू गिव द चिल्ड्रन अवेयरनेस ऑफ व्हाट जी, रोबोटिक्स। अब आप कहें जी मैम बाकी SLOs को उनके रोबोटिक्स के करिकुलम के साथ अटैच करना है, मैंने एडजस्ट करना है जी। तो इसके कहने का मकसद क्या है, वो क्या हो जी, ऑर्गेनाइज्ड हो जी। अब जी वो किस पे बेस करेगा जी, ये माइंड मैप, क्लियर, इट विल बी बेस्ड अपॉन जी इमेजिनेशन जी। ये सारा बेसिकली इमेजिनेशन बेस्ड होता है जी, स्पेकुलेशन बेस्ड होता है जी। मैं इमेजिन करता हूँ डेली लेसन प्लान बनाते वक्त या प्लानर बनाते वक्त, आई एम एंटरिंग द रूम, आई एम ग्रीटिंग चिल्ड्रन, आई एम गोइंग फॉर देयर ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर क्लास क्लीनलीनेस, सीटिंग अरेंजमेंट, यूनिफॉर्म, एब्सेंटीज ऑफ यस्टरडे, होमवर्क चेकिंग। अब देखें जो हमने मेथडोलॉजी में डिस्कस की थी, मैं वो सारी चीज़ें साथ साथ इमेजिन कर रहा हूँ, और साथ ही इमेजिन कर रहा हूँ हाउ मच टाइम विल इट टेक जी। उस इमेजिनेशन में आप क्या लेंगे, मेरा क्या है कंटेंट, क्या क्या है, या मेरा मैटर क्या क्या है, या मेरे स्टेप्स कौन कौन से होंगे। और दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, साथ टाइम लिमिटेशंस भी हैं मेरे पास। और अबव ऑल फॉर होम, जो कुछ हो रहा है, जो कंटेंट है, जिस भी अवेलेबल टाइम में होना किसके लिए है। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अपने आप को ही बोर्ड पे पढ़ा के वापस आ गया हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं बोर्ड पे एक कॉन्सेप्ट को अपने आप को ही क्लियर करवा के वापस आ गया हूं। बेसिकली इट्स ऑल बीइंग डन फॉर स्टूडेंट्स, फॉर चिल्ड्रन। उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका लिंग्वल कॉन्टेक्स्ट, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट, क्लासरूम पार्टिसिपेशन कॉन्टेक्स्ट, कंसंट्रेशन लेवल का कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में होनी चाहिए। मैं मिसाल एक दूँ कि फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग फॉर व्हाट जी, क्लियर, सम ग्रेड जी, कि मैं ग्रेड 11 के कोई 2 सेक्शन है, ए और 11 बी। अब क्या 11 ए और बी में जितने बच्चे फॉर एग्जांपल 60 हैं, या दोनों को मिला के 80 हैं, जितने भी हैं, क्या वो सारे के सारे सेम लेवल के हैं। सेम लेवल से मुराद मैं क्या ले रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन लेवल, क्योंकि मैं पहले इस चीज़ को नेगेट कर चुका हूँ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, अपनी ज़ाती राय की बुनियाद पे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च के बच्चे जो हैं उनकी काबिलियत का मैयार, उनका जहनी मैयार कोई बाय बर्थ नहीं होता, वो सिर्फ लिंक्ड होता है कॉन्सेंट्रेशन लेवल के साथ। जिसको एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करवाई जाए कॉन्सेंट्रेट करने की, एक्सरसाइज कह रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करने का कहा ना जाए, जिसको जितना कॉन्सेंट्रेट करवाया जाए वो उतना ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा होगा, उतना वो शार्प होगा, उतना वो फास्ट लर्नर होगा। जिसका कंसंट्रेशन लेवल जितना कम मेंटेन रखा जाए, या कंसंट्रेशन जिससे कम करवाई जाए, उसका कंसंट्रेशन लेवल भी कम होगा, ठीक है, फिर उसका कॉन्सिक्वेंटली IQ भी कम होगा, इंटेलिजेंस कोशेंट भी कमज़ोर होगा, और वो परफॉर्मेंस में भी पुअर होगा, या लेजी होगा, या स्लो होगा। ये सारी फैक्टर्स भी मैंने जहन में रखने हैं, ये सेम नहीं हो सकते। अब सम टाइम हो सकता है कि मैंने इस सेक्शन ए का प्लानर बना रहा हूँ तो वो कुछ और हो, और कंटेंट बाज का सेम है, लेकिन हो सकता है मैं सेक्शन बी के लिए प्लानर कुछ और बनाऊं। फॉर एग्जांपल जी, इन ए आई एम डीलिंग विद जी, या डीलिंग विद व्हाट जी, द चिल्ड्रन विद पुअर कंसंट्रेशन लेवल जी। ए में उन बच्चों का क्या है, कंसंट्रेशन लेवल क्या है, लेस है। तो इसके प्लानर में मैं कंटेंट की अरेंजमेंट जो है वो केयरफुली उसको कम कर दूंगा। बी में क्या है जी, बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल क्या है, ज़्यादा है, उनकी बेस ज़्यादा स्ट्रांग बनी हुई है, यहाँ मैं कंटेंट ज़्यादा रख सकता हूँ, एक्टिविटीज़ ज़्यादा रख सकता हूँ कम टाइम में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? ये डिफ़र करता है। या स्टैंडर्ड मैंने एक ही प्लानर बना लिया, उस प्लानर को ऑन स्पॉट मैं उसमें वेरिएशंस ला सकता हूँ, कीपिंग इन व्यू, कीपिंग इन माइंड द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन जी।
द पोर्टफोलियो ऑफ चिल्ड्रन जी, द कैटलॉग ऑफ चिल्ड्रन जी, जो मेरे पास प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टूडेंट फाइल की फॉर्म में मौजूद है, जो हम रोल्स ऑफ टीचर में डिस्कस कर चुके हैं। अब डीएलपी बनाते वक्त वो स्टूडेंट फाइल जो है मेरे दिमाग में, मेरे इमेजिनेशन में होनी चाहिए। am I क्लियर जी? यानी क्या मतलब, ये क्या है सारा जी? बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन। जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो मेरी इमेजिनेशन में उस वक्त वो क्या है कि बच्चों का जो डिफरेंस है उनकी काबिलियत में नहीं, उनके कंसंट्रेशन लेवल में, उनकी परफॉर्मेंस में, उनकी पार्टिसिपेशन में, उनके कॉन्फिडेंस लेवल में, और उनकी अबव ऑल उनकी स्पीड में, उसको ध्यान में रख के बनाऊंगा। उसके अकॉर्डिंगली वेरिएशंस आ सकती हैं जी। देन जी स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ डीएलपी जी। स्टैंडर्ड पार्ट्स, नंबर 1 जी ऑब्जेक्टिव्स जी, या जिसको आप SLOs कह लें, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जी, ऑब्जेक्टिव्स जी, कॉम्पिटेंसीज उनको अगर कह लें आप, सिंगल नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंगली, जो भी नाम दें आपको, मकसद एक ही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे उसको आप कॉम्पिटेंसी कहें, चाहे उसको आप SLO कहें, चाहे उसको आप ऑब्जेक्टिव कहें, चाहे उसको आप शॉर्ट टर्म टारगेट कहें, या चाहे उसको आप लॉन्ग टर्म गोल्स कहें, वो मेरे माइंड में है। मिसाल के तौर पे जी, मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को ज़्यादा फोकस करके क्यों कहा है मैंने? सपोज आई हैव टेकन स्टार्ट विद लैंग्वेज क्लास जी, लैंग्वेज का मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ किसी क्लास में, ठीक है। मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, किस पार्ट ऑफ स्पीच से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, या किस लैंग्वेज स्ट्रक्चर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, और कहाँ पे उन बच्चों को लेके जाना है मैंने। यानी आज का मेरा जो डीएलपी बन रहा है वो हो सकता है कि बिल्कुल बेसिक्स पे हो, लेकिन उन बेसिक्स की तरतीब मैं हमेशा डीएलपी बनाते वक्त अपने ध्यान में रखूंगा कि मेरा 3 महीने पहले का डीएलपी क्या था और आज 3 महीने बाद का डीएलपी क्या है। दिस सीक्वेंस मस्ट बी देयर इन माई माइंड एंड इट इज लिंक्ड विद व्हाट जी, ब्रेकडाउन जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? अब आपको समझ आ रही होगी कि ब्रेकडाउन के वक्त वो उस चीज़ को इतनी मैंने लंबी क्यों लगाई थी, वो कैलकुलेशंस इतनी इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कही थी। यानी अब क्या, मैंने एक लैंग्वेज क्लास है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट है ना, एक स्पाइरल डेवलपमेंट है ना। ये ऐसे तो नहीं है मैंने अन्य वाह एक बुक पकड़ी है, मैं उसका बस तर्जुमा तशरीह करवाता जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे रीडिंग स्किल है, तो फर्स्ट फेज में मैंने बच्चों को क्या स्किल सिर्फ डेवलप करनी है? रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। दूसरे फेज में मैं बच्चों को किस पे ले जाऊंगा? रीडिंग फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉम्प्रीहेंशन। तीसरे स्टेज में मैं क्या ले जाऊंगा? क्रिटिकल थिंकिंग, क्लियर एनालिसिस ऑफ रीडिंग। चौथे स्टेज में मैं ले जाऊंगा बच्चे को हायर ऑर्डर थिंकिंग, यानी उसी रीडिंग से पढ़ के बच्चा उस तरह की कोई और तख्लीक खुद कर ले, स्टोरी खुद क्रिएट कर ले, पोएम खुद लिख ले, या उन आइडियाज़ पे कमेंट करने के काबिल हो जाए, या उन आइडियाज़ को राइट फ्रॉम रॉन्ग डिस्क्रिमिनेट करने के काबिल हो जाए। एम आई क्लियर? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं जी? यानी डीएलपी का मुराद सिर्फ क्या है, कोई एक दिन का लेसन नहीं है कि डेली का कागज़ का पार्चा जो है, कागज़ का टुकड़ा मैंने फिल करके जमा करवा दिया जी। समटाइम पीपल आर्ग्यू विद मी कि जी ये एक कागज़ पे होना चाहिए जी, अलग कागज़ पे होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आर वी स्टिकिंग टू पेपर्स? डोंट यू थिंक दैट वी आर जस्ट फिलिंग पीसेस ऑफ पेपर जी? क्या हम वो बस उसको फिल करते जा रहे हैं? हालांकि ये एक ओवरऑल प्लान है पूरी टर्म का, पूरे सेशन का। ये लिंक्ड है उस ब्रेकडाउन के साथ। जो मैंने अगर बुक में से यूनिट निकाले हैं तो वहाँ यूनिट निकालते वक्त मैं जहन में रखूंगा कि मैंने शुरुआत कहाँ से की। फॉर एग्जाम्पल जी, इफ़ आई एम टेकिंग अ स्टार्ट विद नाउन, फिर नाउन की आगे एक्सरसाइजेज हैं, फिर मैं वर्ब करवा रहा हूँ, तो नाउन और वर्ब को मैं लिंक कैसे करूँगा आपस में? या मैं अब अगर आगे वर्ब का प्लानर बना रहा हूँ तो मेरे जहन में होना चाहिए कि मैंने पीछे नाउन की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाई हुई हैं, और आगे वर्ब के बाद मैंने किस चीज़ की एक्सरसाइजेस करवानी है। फ्यूचर को भी माइंड में जहन में रखूंगा। गॉट द पॉइंट जी?
कि इसका प्लानर का कथन ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ 40 मिनट की प्लानिंग करके चला जाऊं। मेरे सामने ये बुक है, बुक के अंदर ये स्टोरी है, बुक के अंदर ये कहानी है, बुक के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, मैंने बस इसको सिर्फ जाके डिस्कस करके क्लियर करके बाहर आ जाना है। नहीं, फिर ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन रह जाएगी कि मैंने सिर्फ क्या की है जी, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की है। अगर मैं इस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मेरे माइंड में वो ऑब्जेक्टिव, ख़ास तौर पे जहाँ से बात चली थी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, क्लियर होना चाहिए कि मैंने इसके थ्रू बच्चे की एक स्किल डेवलप करनी है, उसके थ्रू बच्चे को इस काबिल बनाना है कि वो इस इन्फॉर्मेशन को कल यूटिलाइज करे। इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करने का, इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की सलाहियत को ही क्या कहते हैं, नॉलेज जी। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बुनियादी फ़र्क ये बारीक सा यही है कि इन्फॉर्मेशन तो हर किसी के पास हो सकती है, लेकिन हर किसी को हम नॉलेजेबल नहीं कह सकते। नॉलेजेबल वही होगा जो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना जानता हो। am I क्लियर जी? अब आपको समझ में आई मैंने यहाँ जोर दे के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म गोल क्यों डिस्कस किया है। इट मस्ट बी देयर इन माई माइंड कि मैं मार्च का प्लानर बना रहा हूँ तो मेरे दिमाग में होना चाहिए मैंने उसको अगस्त में कहाँ लेके जाना है। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा मैं आज का प्लानर बना लूँ बस DLP बन गया जी। am I clear up to here जी? दैट फर्स्ट मेन पार्ट क्या है जी, ऑब्जेक्टिव जी। नेक्स्ट जी, उस ऑब्जेक्टिव में हमने क्या कहा, इंपॉर्टेंट क्या है जी, कि हमने कंटेंट क्या है, यानी वो ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव में उसका जो पिछले हमने डिस्कस किया था उसको भी इसके साथ लिंक कर लें कि उसका कंटेंट क्या है और बच्चों का लेवल क्या है। ये ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव भी कंटेंट और लेवल स्पेसिफाइड होगा। यानी ग्रेड 4 है तो उसका कंटेंट और लेवल, और ग्रेड 11 है तो उसका कंटेंट और लेवल में डिफरेंस होगा जी। फिर उसी में जी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर जी, पहला हमने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव जी। फिर दूसरा चीज उसकी क्या ध्यान में रखना है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। ठीक है, या इन अदर वर्ड जिसको आप मेथडोलॉजी भी कह देते हैं। वो किन बेसिस पे होनी चाहिए जी, यानी उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, और उसके बिहाइंड मैकेनिज्म क्या होगा जी। मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, वेरी सिंपल जी, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, फ्रॉम इजी टू, अब इसमें आप चाहे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कहें, अब ब्लूम टेक्सोनॉमी की भी वो डिफरेंट 6 फेजेस हैं, ठीक है, उन फेजेस में भी उनका निचोड़ अगर निकालें तो वो बेसिकली यही बनता है फ्रॉम इजी टू डिफ़िकल्ट। यानी पहले अगर किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, नोइंग है, इन्फॉर्मेशन है, फिर उसको उसके इस्तेमाल करने काबिल बनाना है, ठीक है, फिर उसको प्रैक्टिकल शेप में, वो वट एवर यू कॉल, चाहे वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है या किसी की भी कोई टेक्सोनॉमी है, वो कोई कुरानिक वर्ड्स नहीं है जी, वो कोई होली बाइबल नहीं है, उसमें सिर्फ एक क्या, एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। जो जो किसी की भी टेक्सोनॉमी आप एजुकेशन में उठा के देखें तो वो होती बेसिकली क्या है, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट जी। हम क्लियर जी, यानी आसान तरीन ज़ुबान में उसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट जी। फिर उसमें जी 3 मेथडोलॉजी में फेजेस आते हैं मेन जी। नंबर 1 जी एक्सपोजिशन फेज, नंबर 2 जी इंस्ट्रक्शंस फेज, एंड नंबर 3 जी असेसमेंट फेज जी। कौन कौन से हैं जी, एक्सपोजिशन, इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट जी।
अब इसको जो मेथडोलॉजी हमने डिस्कस की, जिस पे सेपरेट पूरा कंप्लीट टीचिंग मेथडोलॉजी पे सेशन भी पड़ा हुआ है, उसमें हमने एक्सपोजिशन फेज में क्या डाला था उसमें हमने जी वी और ए, और यानी विजुअल और ऑडिटरी पार्ट अकॉर्डिंग टू नील फ्लेमिंग्स मॉडल जी। और विजुअल और ऑडिटरी पार्ट में हमने क्या रखा था, बबल चार्ट। क्या रखा था, बबल चार्ट। और उस बबल चार्ट में भी हमने सीक्वेंस खास तौर पे क्या रखा था जी, एट फर्स्ट वी वेंट फॉर व्हाट जी, मेंटेनेंस रिहर्सल, देन वी वेंट फॉर व्हाट जी, इलेबोरेटिव रिहर्सल। यानी पहले हमने वो बबल चार्ट मेंटेन कराया था, फिर क्या किया था, उसको इलेबोरेट किया था जी। अब आपको देखें इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर या सीक्वेंस या ऑर्डर तरतीब की समझ आ रही है, यानी मैंने टॉपिक एक्सपोज किया है। अब ये डिपेंडिंग अपॉन द लेवल जी, जितना छोटा लेवल है सपोज जी मैं वीडियो के थ्रू एक्सपोज करूंगा, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू एक्सपोज कर सकता हूं, मैं पिक्चर्स के थ्रू एक्सपोज कर सकता हूं, विजुअल्स के थ्रू एक्सपोज करूंगा, किसी राइम के थ्रू एक्सपोज कर सकता हूं, किसी स्टोरी के थ्रू एक्सपोज कर सकता हूं। लेकिन मेरे दिमाग में उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। फिर जी इंस्ट्रक्शन फेज जी। अब इंस्ट्रक्शन फेज में वहां हमने कौन से रखे हैं जी, खास तौर पे R1, R2 और R3। इन इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या, इसको डायरेक्टिव भी कहते हैं जी एजुकेशन की टर्म में। और फिर मैंने क्या कहा कि आई एम नॉट कंसर्न विद टर्मिनोलॉजीज जी, कि टर्मिनोलॉजीज़ को रटा मार के उनकी ट्रू स्पिरिट समझ ना आए तो वो टर्मिनोलॉजीज़ मेरी किसी काम की नहीं है। और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की हैं, सारी सर आँखों पे जी, सारी महान, बट वी आर कंसर्न विद व्हाट जी, द आइडियल ऑफ दैट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट। उसमें क्या है जी कि मैंने एक चीज़ एक्सपोज कर दी, उसकी इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है। मिसाल एक समझाऊँ जी, फॉर एग्जांपल कॉलेज लेवल पे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस का कोई टॉपिक पढ़ते हैं, एंड ऑफ द डे बच्चों को यही नहीं क्लियर होता कि उस टॉपिक को करना क्या है। उन्होंने आया उस टॉपिक से रिलेटेड उनसे कोई प्रैक्टिकल टास्क एक्सपेक्ट किया जाएगा फ्यूचर में, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई उनको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कोई ऑब्जेक्टिव आएगा। और अगर लार्जर स्केल पे कहूँ, लार्जर स्कोप में कहूँ, तो उस टॉपिक का आगे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, या उस टॉपिक की आगे प्रोफेशनल लाइफ में क्या एप्लीकेशन होगी, या उसका स्कोप क्या है, उसको वन वर्ड में डिस्क्राइब करूं, दे डोंट नो अबाउट द स्कोप ऑफ दैट टॉपिक। तो अब कहें जी कमजोरी कहां से रहेगी, उसकी इंस्ट्रक्शंस में। मैं फिर रिपीट कर दूं कि इंस्ट्रक्शंस को अगर मैं आसान तरीन जुबान में कहूं कि जो कुछ भी सब्जेक्ट मैटर कंटेंट क्लास में डील हो रहा है, उसका लार्ज स्केल पे या स्मॉल स्केल पे स्कोप क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, उसका यूजेज क्या है, या इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस क्या करेंगे हम बच्चे से। अब वो मैं मिनिमम लेवल पे लेके आऊँ तो क्या होती हैं जी असेसमेंट्स, मिनिमम लेवल पे लेके आऊँ जी तो बच्चों के क्या उससे रिलेटेड एग्जाम्स, जिसको हमने मैक्सिमम बना दिया जी, ये मैक्सिमम नहीं है जी, ये उसका मिनिमम लेवल है, मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट है उसका, क्या है जी एग्जाम्स जी। और जैसे जैसे इस टारगेट को मैक्सिमाइज करेंगे तो फिर आप कहेंगे जी फ्यूचर में उसकी एप्लीकेशन, प्रोफेशनल लाइफ में उसकी एप्लीकेशन, प्रोफेशनल स्टडीज़ में उसकी एप्लीकेशन, प्रोफेशनल स्टडीज़ में उसका स्कोप। am I क्लियर जी। अब ये इस बबल चार्ट के साथ भी हो सकता है, उसको मेंटेन या एलैबोरेट करते वक्त भी हो सकता है। ये मैंने खास तौर पे क्यों लिखा जी R1 R2 3 जी, कि ये आप उसका कह लें वो वाला स्कोप या वो वाली इंस्ट्रक्शंस जो हमें करंट चीज पे हम काम करवाना चाह रहे हैं। करंट से मुराद क्या है जी, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज है तो उसकी 4 स्किल्स हैं जी, 4 स्किल्स, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग, वो एक्सरसाइजेज हैं जी। एग्जाम्स के हवाले से बात करूं तो उसके कोई MCQs हैं जी, उसके कोई शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी, उसके कोई लॉन्ग क्वेश्चन है जी। ये सारे मैं उसको प्रैक्टिस करवाऊंगा किस वक्त जी, रीडिंग 1 में, रीडिंग 2 में क्लासरूम के अंदर, और रीडिंग 3 में होम असाइनमेंट में। एम आई क्लियर जी।
यानी इंस्ट्रक्शंस को आसान ज़ुबान में कहूँ कि जो भी टॉपिक क्लास के अंदर टीचर कर रहा है जी, साथ उसके उसको क्यों करवा रहा है, या मकसद क्या है, बच्चों से उसके रिलेटेड क्या काम करवाना है, या बच्चों के लिए उससे रिलेटेड क्या टारगेट है, वो भी क्लियर होना चाहिए, क्लियरली अनाउंस्ड होना चाहिए, क्लियरली कन्वेड होना चाहिए। अब क्लियर जी, वो इनडायरेक्ट मोड में ना हो जी, बेहतर यह है कि वो क्या हो, डायरेक्ट मोड में हो, डायरेक्टली क्लियरली कन्वेड हो। कि मिसाल अगर वो नाउन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, नाउन की उस लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है, या वो आज अगर स्टोरी पढ़ रहे हैं तो स्टोरी क्या क्या मकसद, कहानी पढ़ना है, वो क्लियरली अनाउंस्ड हो कि मकसद स्टोरी नहीं है, वो तो जस्ट एक क्या है, सैंपल ऑफ टेक्स्ट है, सैंपल ऑफ लैंग्वेज है। उस सैंपल ऑफ, जो मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि लैंग्वेज के थ्रू ग्रामर सीखनी है, तो बच्चा पूछ सकता है ना जी कि लैंग्वेज के थ्रू मैं कैसे कहूँ, तो उस वक्त मैं उसको कहूँगा ये आपके सामने टेक्स्ट का एक स्टोरी कहानी आ गई, इसके थ्रू अब हम ग्रामर भी सीखेंगे, इसके थ्रू अब हम लैंग्वेज स्पीकिंग भी सीखेंगे, रीडिंग भी सीखेंगे, कॉम्प्रीहेंशन भी सीखेंगे, ट्रांसलेट करने का फ़न भी सीखेंगे, तशरीह करने का फ़न भी सीखेंगे। और वो जब वो उसको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उसकी हो रही होती है, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, पहले टीचर रीडिंग 1 में टीचर के थ्रू, रीडिंग 2 में बच्चा जब वो खुद करता है, देन ही गेट्स ऑल दैट। अदरवाइज फिर वो 11-12 साल कंपलसरी इंग्लिश पढ़ने के बाद भी उसको नहीं पता होता उसने क्या पढ़ा है जी, वो यही समझ रहा होता है उसने सिर्फ कहानियाँ और पोएम्स पढ़ी हैं। 11-12 साल साइंस पढ़ के भी उसको नहीं पता होता कि उसका साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हुआ है या नहीं हुआ, क्या उसका एक रिसर्चर माइंड डेवलप हुआ नहीं हुआ। वो तो यही समझ रहा होता है बस मैंने जी फिजिक्स केमिस्ट्री रटा मारी है, मैंने बोर्ड के पेपर पास करने हैं बस। am I clear जी? सो इंस्ट्रक्शंस आर अबव ऑल वेरी इंपॉर्टेंट जी। लास्ट फेज मैंने क्या कहा जी, असेसमेंट जी। और उस असेसमेंट में जी पेक्यूलियर जी, आई ऑलवेज प्लेस सेल्फ असेसमेंट फर्स्ट जी। कि असेसमेंट में पहला फेज कौन सा आता है, सेल्फ असेसमेंट, अपनी, यानी मेरी मेथडोलॉजी, मेरी परफॉर्मेंस, मेरी इन्वॉल्वमेंट, मेरी यह जो प्लानिंग मैंने की थी, क्या वो प्लानिंग एग्जैक्टली या मेनली एग्जीक्यूट हुई है अकॉर्डिंग टू द मार्क और अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस। दूसरी किसकी असेसमेंट जी, सिस्टम की, पॉलिसी की। और तीसरी फिर किसकी असेसमेंट जी, बच्चों की, कि बच्चे किस हद तक उसमें इंप्रूव हो रहे हैं, किस में इंप्रूवमेंट आ रही है, किस में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। और हम क्या लिंक कर देते हैं उसको किस चीज़ के साथ जी, बच्चे की परफॉर्मेंस के साथ। नो नो नो, when the child fails जी, basically the system fails जी, basically the teacher fails जी, it's the failure of a teacher, it's the failure of a system। उसका एक जवाब दे दिया जाता है कि जी उसी क्लास में एक टॉपर बच्चा भी बैठा होता है, उसी क्लास में भी क्या होता है, फेलियर भी होता है। नो नो नॉट एट ऑल जी। वो टॉपर को भी अगर मैं फिर कहूँ, फिर वो टॉपर फिर खुद बना, फिर नहीं, मैं नहीं कह सकता कभी भी, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता। उस टॉपर को टॉपर बनाने वाला भी कौन होता है, टीचर। और फेलियर को उस लेवल तक जाने देने वाला भी टीचर ही होता है। मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि उस फेलियर को फेल कराने वाला टीचर होता है, मैंने क्या कहा है, फेलियर के उस लेवल तक जाने देने वाला, या दूसरे लफ्ज़ों में कह दूँ इग्नोर करने वाला भी कौन होता है, टीचर भी होता है। हालांकि टारगेट तो वो है, मैं लेसन प्लान कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में सबसे पहले वो वाला होना चाहिए, फेलियर। क्लियर? इसलिए क्या कहा जाता है कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए, एवरेज को माइंड में रख के होनी चाहिए। बिलो एवरेज भी कवर हो जाएगा, अबव एवरेज भी कवर हो जाएगा। प्लानिंग मस्ट बी देयर कीपिंग इन माइंड द एवरेज परफॉर्मर इन क्लास जी। am I clear जी? और हमने फिर क्या कहा जी, उसी असेसमेंट को हमने असेसमेंट को के डिफरेंट टूल्स रख सकते हैं ना। एक टूल क्या है, उसका पीस ऑफ पेपर जिसमें हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चे ने जवाब लिखने हैं। और बेहतर क्या उस असेसमेंट का टूल क्या जी, इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस, जो हमने अपनी मेथोडोलॉजी में क्या रखी हैं, प्रेजेंटेशंस। कि जो भी टॉपिक है उसकी आज ही एंड पे प्रेजेंटेशन हो जाए। वो प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में भी हो सकती है और एक टोटल प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी हो सकती है। am I clear जी? यानी हम क्या बात कर रहे हैं जी, स्टैंडर्ड पार्ट्स की या स्टैंडर्ड एलिमेंट्स की, किसके, डीएलपी के। पहला हमने क्या कहा जी, उसमें ऑब्जेक्टिव। दूसरा हमने क्या कहा जी, उसकी मेथोडोलॉजी या उसका इंस्ट्रक्शनल प्लान, रोड मैप। तीसरा जी उसमें टाइमिंग्स।
वेरी इंपॉर्टेंट जी। मिनट्स जी, जिस तरह हमने अपनी मेथडोलॉजी में रिसेप्शन स्टेप्स डिस्कस किए थे वो क्या थे, 3 to 5 मिनट्स। मेथडोलॉजी में मैंने कहा अगर बबल चार्ट है तो सम टाइम इट टेक्स 30 मिनट्स, बट इट मस्ट नॉट बी मोर देन 20 मिनट्स जी। एवरेज 16 मिनट्स निकाले गए हैं जी कि वो बच्चा जो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, वो एवरेज क्या है, 16 मिनट्स। इसको ध्यान में रखिएगा जी। यानी मैं अगर कहूँ एक टीचर की क्लासरूम परफॉर्मेंस जो है जी, या जो टीचर का एक्टिव रोल है वो 16 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। ये रिसर्च बेस्ड है 16 मिनट्स जी। इससे ज़्यादा होगा तो बच्चा या डिसमेंटल होगा, उसका ध्यान बढ़ जाएगा, उसका दिमाग क्लास से कहीं और चला जाएगा, या मिनिमम क्या है कि वो पैसिव मोड में चला जाएगा। यानी मैंने अपने प्लान में अपना रोल अगर रखना है तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए जी, 16 मिनट। अब आपको समझ में आई कि हमने क्या कहा जी, शुरू में हमने क्या किया था, टीपीएस, क्या हमने क्या दिया जी, 5 मिनट्स। सपोज टीपीएस के बाद जी मैं किस पे आ रहा हूँ जी, विजुअल ऑडिटरी पार्ट पे, यानी बबल चार्ट पे, तो मैं उसको कितना टाइम दूंगा फिर आज, 15 मिनट्स। रिसेप्शन स्टेप्स के मैंने कितने रखे थे, 5 मिनट्स जी। कितने हो गए जी, 20। अब देख लें इसके बाद जी, अगर मैं आज रीडिंग नहीं करवाना चाह रहा, या मैं अगर अपने उस बबल चार्ट की मेंटेनेंस रिहर्सल है, ठीक है, या उसको आज एलेबोरेटिव है, तो मैं 15 से उसको और कितना लेके जा सकता हूँ जी, 15 मिनट्स मोर। कितना और लेके जा सकता हूँ, या सॉरी 10 मिनट्स मोर जी, प्लस 10 मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट असेसमेंट पे जा रहा हूँ जी, तो मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है, 15 मिनट्स। यानी अगर मैं दोबारा रिपीट कर दूं उसको कि 5 मिनट मैंने किसको दिए, रिसेप्शन स्टेप्स को, 5 मिनट मैंने किसको दिए, वार्म अप को, ठीक है, 15 मिनट मैंने किसको दिए, मेथडोलॉजी को। तो असेसमेंट के लिए कितने मिनट बच रहे हैं मेरे पास, 15। और अगर मैं अपनी मेथडोलॉजी को एक्सटेंड करना चाह रहा हूं तो मैं कितने तक लेके जा सकता हूं उसको, 25 मिनट तक। am I क्लियर जी। या अगर इनको स्टैंडर्ड मेंटेन करूं फिर कितना लेके जा सकता हूं जी, 15 मिनट्स तक जी। सॉरी यहाँ पे 10 नहीं है, 5 है, और ये 25 नहीं है बल्कि क्या है, 15 मिनट, 20 मिनट सॉरी। if I am having what जी, 45 मिनट स्लॉट जी। if I am having what, 45 मिनट स्लॉट जी। मीन टू से जी, यानी देखिए एरिया, ये एरिया मेरे पास है जी। अब इसको देख लें ज़रा, मैं फिर रिपीट कर दूं। अगर मैंने आज सिर्फ क्या करवानी है, मेंटेनेंस रिहर्सल, बबल चार्ट को मेंटेन करवाना है, तो 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ। या मैंने बबल चार्ट को अगले दिन एलेबोरेट करा, यानी यहाँ मेरा लेसन क्लोज हो गया। आज मैंने सिर्फ क्या किया है, बबल चार्ट को मेंटेन करवाया है। और इसको जिन्होंने जो वीडियो नहीं देखी हुई जी, वो लिंक कर सकते हैं क्या, टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ जी, वहाँ ये डिटेल में डिस्कस हुआ है कि बबल चार्ट क्या बला है, ठीक है। या ये जो मैंने विजुअल और ऑडिटरी पार्ट रखा लेसन का, ये क्या है, ये वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ हम सिर्फ कंसर्न है कि इस पर कैलकुलेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइमिंग की। उस टाइमिंग में मैंने अपने रिसेप्शन पे कितने रखे, 5 मिनट, वार्म अप पे कितने रखे, 5 मिनट, ठीक है ना। और अगर मैं अपनी मेथडोलॉजी पे रखूँ कितने, 20, 25 जितने भी रखूँ, जो बाकी टाइम बचेगा वो किसके लिए आ जाएगा, असेसमेंट के लिए। अगर 40 मिनट की स्लॉट है और 40 मिनट में मैंने कितने, 5, 5, 10 और 20 मिनट्स किसको दे दिए, टीचिंग को, 30, यानी मेरे पास कितने बच रहे हैं अब, 10 मिनट्स जी। और अगर 45 मिनट्स की स्लॉट है तो फिर कितने बचेंगे, 15 मिनट्स। अब आ जाए नेक्स्ट लेसन पे जी, लेसन 2 पे। ये कितनी प्लानिंग हुई जी, 40 मिनट्स की। अब अगली 40 मिनट्स की क्या होगी, उसमें फिर वही रिसेप्शन स्टेप्स 5 मिनट, टीपीएस जो है उसमें जी 5 मिनट, ठीक है। विजुअल ऑडिटरी है, या फॉर एग्जांपल मैं टीपीएस बढ़ाना चाह रहा हूं, आज कल मैंने क्या दिया था, बबल चार्ट, आज मैं उसी बबल चार्ट की रीइंफोर्समेंट करवाना चाह रहा हूं, तो मैं टीपीएस को बढ़ा के कितना कर देता हूं, 10 मिनट्स।
प्रेजेंटेशन की फॉर्म रख देता हूँ, मैं कल अनाउंस कर देता हूँ कि कल इसी बबल चार्ट की मैं प्रेजेंटेशन लूँगा। आज मैंने उसका क्या करना है जी, बबल चार्ट को एलेबोरेट करना है। क्या करना है? एलेबोरेट करना है। उसके लिए कितना रख देता हूँ मैं? 20 मिनट्स। एंड पे फिर भी असेसमेंट के लिए मेरे पास कितने बच रहे हैं जी? 5 मिनट। ये क्या हो गया? लेसन 2। 40 मिनट्स की प्लानिंग ये हो गई जी। 40 और 40 कितने हो गए? 80। अभी मेरा टॉपिक क्लोज नहीं हुआ, टॉपिक क्लोज नहीं हुआ। तीसरा लेसन 3 देख लें जी, जो हम जिसको 3 पीरियड लेसन कहते हैं। स्टैंडर्ड इसको क्यों कहा जाता है जी? आखिर कोई तो वजह होगी उसकी, कोई तो लॉजिक होगी कि वो स्टैंडर्ड क्या कहते हैं। स्टैंडर्ड क्या होता है? कोई भी लेसन क्या होता है? 3 पीरियड लेसन होता है। am I क्लियर? अब वो 3 पीरियड क्यों कह रहे हैं? यहां देखें, पहले मैंने क्या किया? मेंटेन, फिर क्या किया? उसको एलेबोरेट। जो हम उल्टा चल रहे होते हैं जी, हम पहले टॉपिक को क्या करते हैं? एलेबोरेट कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। बच्चे को कहते हैं घर से इसको मेंटेन करके लाओ, घर से इसको याद करके आओ। नहीं, एजुकेशन क्या कहती है? पहले उसको उसका इजमाली खाका, उसका स्केच क्लास में याद करवाओ, मेन पॉइंट्स, मेन हेडिंग्स उसको याद करवाओ। याद हो गई, अगले दिन उसको क्या करो? रिपीट करवाओ। फिर तीसरे दिन अब आके क्या हो जाएगी जी? फिर देखें, रिसेप्शन स्टेप्स 5 मिनट। टीपीएस आज फिर क्या हो जाएगा? उसी बबल चार्ट की प्रेजेंटेशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो सकती है ना। 5 मिनट या 10 मिनट, दो जो देना चाहें आप जी, इट्स अप टू यू। अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन बार बार लेना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट कर दें। अब आप क्या जी, अब वी और ए खत्म हो गया, अब क्या आ गया? R1। क्या आ गया? R1। और मैं इसको कंबाइन कर देता हूं R2 जी। जब मैं खुद कर रहा हूं, मैं बच्चों को साथ इन्वॉल्व कर दूंगा। R1 R2 कंबाइन भी हो सकता है जी। करवा मैं रहा हूं, लेकिन मैं बच्चों के थ्रू करवा रहा हूं, तो बच्चे इन्वॉल्व हो गए, नहीं हो गए? किस के थ्रू? R1 R2 क्या जी? टेक्स्ट में से। वही चीज़ जब मैं टेक्स्ट में से बच्चे को जस्टिफाई करता हूं, जो कल हमने टॉपिक पढ़ा है, टेक्स्ट में देखते हैं उसमें क्या है इस बारे में। इसको मैं कितने दे देता हूं जी? 25 मिनट्स दे रहा हूं मैं इसको जी। फिर भी बाकी असेसमेंट के लिए कितने बचे जी? 5 मिनट। ये अब टोटल कितना प्लानर मेरा बन गया? 120 मिनट्स का। 120 मिनट्स में मैं पूरे एक टॉपिक को मेंटेन भी करवा सकता हूं, एलैबोरेट भी करवा सकता हूं, और उसको टेक्स्ट में से भी उसकी प्रैक्टिस करवा सकता हूं। हालांकि यूजुअली हमने एक टॉपिक के लिए सिर्फ 3 लेसन नहीं रखे होते, वो डिपेंड करता है हमारी अवेलेबिलिटी पे। यूजुअली 6 से 10 लेसन अवेलेबल होते हैं जी, या रखने चाहिए। एम आई क्लियर जी? कि हमने 3 लेसन में, 3 पीरियड लेसन में अपने एक टॉपिक को आराम सुकून से एक इजी मैनर पे जी, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ज़हन में रखते हुए कंक्लूड कर सकते हैं। और ना भी करूं, 120 से भी एक्सटेंड करना चाहूं, तो फिर अगला मैं क्या, आज क्या किया? R1 R2 यानी लेसन 4 जो होगा उसमें फिर वही रिसेप्शन स्टेप्स 5 मिनट, टीपीएस 5 मिनट जी, R2 सिर्फ R2 जी, जिसको क्लास वर्क कहते हैं। जो अक्सर मैं कहता हूं कि बच्चे अगर होमवर्क में नहीं अच्छे, होम असाइनमेंट्स घर में नहीं कर रहे, तो उनको स्कूल में ज़्यादा इन्वॉल्व कर लें। तो मैं सिर्फ आज के क्या 25 मिनट्स पूरे जी मैं किसको दे रहा हूं? R2 में। फिर 5 मिनट की एंड पे क्या बचेंगी? असेसमेंट जी। अब कितना ये प्लान हो गया मेरा जी? 160 मिनट्स का। Am I clear जी? That's all for today जी। We'll carry it on from here.